मैं तो सेलिब्रेशन के मूड में हूँ। एक स्ट्रॉन्ग माँ बन के ही रहूं। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गली मोहल्ले में भी टीम में नहीं होते हैं वो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। ऐसे कमेंट होते हैं उसके ऊपर लिखे हुए, मेरे दिल को तोड़ देते हैं। उसको पुश करो भाई, तुम आगे अच्छा करोगे, अच्छा, उसको गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पेरिस ओलंपिक्स 2024 शुरू ही होने वाला है और शुरुआत से ही एक ऐसी खिलाड़ी है जिस पर हर किसी की नज़र है कि इस बार हिंदुस्तान के लिए वो मेडल जीत कर लाएगी। बड़ी उम्मीदें भी हैं और तैयारी भी है उस खिलाड़ी की। फिलहाल उस खिलाड़ी के फादर हमारे साथ हैं और खिलाड़ी खुद हमारे साथ है। मैं बात कर रहा हूँ मनु भाकर की। आप मिलिए मनु भाकर से और मनु भाकर के फादर से। भाई ये जोक जो था इन्होंने ही दिया था कि जो है इनको मनु की मदर को लोग मनु भाकर समझते हैं। मैंने जोक नहीं किया, सच्चाई है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। वो हमारे झज्जर के और दादरी के पत्रकारों ने कहा। अब सोचो, आप दिल्ली से हो, बाहर से हो, समझ में आता है, भोपाल में समझ में आता है लेकिन दिल्ली मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में जादरी में बोलता है। फिर मेरे को आके बोलते हैं मनु भाकर से करा दो। मैं ये मनु भाकर है। मनु कैसी तैयारी है आपकी? ओलंपिक होने वाला है भैया, बैठी क्या ही जवाब दो। चलो, ये उपाधि देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये जोक जो था मनु के फादर ने क्रैक किया था और उन्होंने देखो अब बता भी दिया कि सच में ऐसा होता है और वाकई में आप मनु जैसी दिखती हैं बिल्कुल। इसलिए जो है यहाँ पर हमने आपको इंट्रोड्यूस भी कर दिया। फिलहाल पेरिस अब सामने है और कुछ ही दिनों में इवेंट भी होने वाला है। 3 इवेंट में मनु पार्टिसिपेट भी कर रही है। आप लोगों का मैं तो सबसे पहले ये पूछूंगा कि मेंटल स्टेट किस तरीके से, नर्वस हैं, जोश में हैं, किस तरीके से हैं पेरेंट्स? मैं तो सेलिब्रेशन के मूड में हूँ। वाह, अच्छा। कि अब की बार हमारी इंडिया टीम बहुत अच्छा करेगी और हम सब बड़े खुशी से सेलिब्रेट करेंगे। इंडियन टीम की बात की है ना, इंडिया फर्स्ट। मनु की मदर हमारे साथ है। तो अब जोक से जरा हम सीरियस मुद्दे की तरफ भी जा रहे हैं। आप किस तरीके से इस समय नर्वसनेस है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ये इवेंट भी होने वाला है और मनु ने बड़ी कड़क मेहनत इस बार की है ना? तो किस तरीके आपका माइंडसेट में जानना चाहता हूँ। पेरेंट्स किस तरीके से फील करते हैं इतने बड़े इवेंट से पहले, ओलंपिक से पहले? पेरेंट्स के माइंड में क्या चल रहा होता है? मैं तो बस अपने आप को मजबूत कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग माँ बन के ही रहूँ। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती हूँ, जाप करती रहती हूँ गायत्री मंत्र का, और अच्छा रिजल्ट आए, बस यही मेरी उम्मीद है भगवान से। इस बार अगर बात करें मनु की तैयारियों की, तो कुछ खास तैयारी कुछ बताइए, किस तरीके की तैयारी हुई है? टोक्यो के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन टोक्यो एक ऐसा पास्ट है जिसने बहुत सबक मनु को दिए हैं, आप लोगों को भी दिए हैं, और हम एज फैंस, एज जर्नलिस्ट हमने भी बहुत कुछ सीखा, देखा, और हमने देखा है कैसे कम बैक करते हैं स्पोर्ट्समैन। तो पेरिस के लिए क्या खास तैयारी मनु की? बस अपना सुबह का रूटीन करके, सुबह उठ के अपना जो भी योगा मेडिटेशन करती है, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है। फिर पूरा टाइम में उसका लंच जैसे पापा हैं तो अभी ये लेके चले जाते हैं, वो ये नहीं होते तो मैं फिर अपनी कैब करके उसका खाना लेके जाती हूँ। फिर शाम को ही मैं घर पे, हम दोनों माँ बेटी इकट्ठे आते हैं 7 बजे। वो सुबह से शाम रेंज पे ही रहती है, वही उसका घर है। यहाँ पे तो सिर्फ सोने के लिए आती है। और आप मनु के साथ पूरे टाइम रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन आप पूरे समय मनु के साथ, पूरी ट्रेनिंग में आप उनके साथ रहते हैं। और इस ट्रेनिंग में अगर आप बात करें तो हमने देखा है कि पेरेंट्स पे भी प्लेयर से ज़्यादा प्रेशर होता है इस पूरे ट्रेनिंग में, खाना बनाने से लेके सुबह सोकर उठाने से सब कुछ, सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप अपने रोल को, कैसा रोल होता है आपका, ज़रा अपने रोल के बारे में बताइए। अभी जैसे मैचेस होते हैं तो फिर मेरी जिम्मेवारी यही होती है कि मुझे अभी मनु मुझे शाम, जैसे दोनों शाम को डिस्कस करते हैं कि सुबह रेंज कितने बजे पहुंचना है, मम्मी उठना है 5:30 उठना है या फिर इतना हमें रेंज पहुंचना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह जल्दी से उठ के अपना तैयार होके फिर मनु को मना, मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं ज़रा पार्क में जाके योगा मेडिटेशन करती हूँ, तुम तब तक अपना रेडी हो जाओ। तो सब हमारा ही फिर ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं उसके लिए। जब साथ में बाहर रहते हैं तो खाने पीने की फिक्र होती नहीं है, वहीं होटल में या रेंज पे हमें मिल जाता खाने के लिए। यहाँ पे होती हूँ तब मुझे उसका सुबह से लेकर शाम तक खाने का सब देखना होता है कि इसको इतना मैं कुछ खिलाऊँ, इसके अंदर इतनी एनर्जी इसके अंदर बनी रहे ताकि ये थके ना, क्योंकि बच्चा पूरा दिन 10 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो उसकी थकावट को दूर करने के लिए उसके खाने का मैं करती रहती हूँ, अभी इसको क्या देना, मुझे अभी इसको क्या देना है करके।
क्योंकि हमें ये पता है एक चीज़ की प्रेशर स्पोर्ट्समैन पे भी बहुत होता है, और टोक्यो से लेकर अगर सर बात करें हम पेरिस तक, तो मनु में क्या मेजर चेंज आपने देखा है? मनु एक तो क्या है कि टोक्यो में वो टीनेज थी, 17 साल की थी, अभी वो थोड़ा सा ग्रोन अप हो गई है, 21 साल की, 22 साल के करीब की हो गई है। तो सी स्टार्टेड इमोशनल कंट्रोल करना, एंगर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें उसने, मेडिटेशन थोड़ा लॉन्गर करना, बहुत सारी चीज़ें उसने अपने आप में थोड़ा सा बदलाव किया है। क्योंकि पहले छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा आ जाता था, तो दिख जाता था फेस पे ना, तो ये चीज़ें की है अदर देन शूटिंग। और शूटिंग में भी थोड़ा सा उसने अपनी टेक्निक बैक टू बेसिक स्टार्ट की है, वापस बेसिक से कि कहाँ पे क्या गलती रहेगी। सो सी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। और इस दौरान आप कोच जसपाल राणा के पास भी गए, तो उसका भी बहुत फायदा हुआ होगा। उसका तो अभी फ़ायदा तो है ही। मैं अभी जैसे सर के साथ में जुड़ी हुई है, तो मैं बेफिक्र रहती हूँ। सर उसको अच्छे से अपनी बेटी की तरह रखते हैं, मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन मैम आप से मैं बात भी सुन रहा था, आप के इंटरव्यूज़ भी मैं सुन रहा था, हमारे साथी जर्नलिस्ट के साथ आप बात कर रहे थे किस तरीके से आप प्रे करते हैं। और इस बार जब ट्रायल्स भी हो रहे थे भोपाल में, तो उसमें आप कितने नर्वस थे? तो जब मनु शूट कर रही होती है तब आपकी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, उस समय बहुत नर्वस होते हो आप? मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। फिर अपने आप को संभालने के लिए ना चुपचाप मनु को बिना पता चले कि मैं साइड में से किनारा करके बाहर निकल जाती हूँ। फिर वहाँ बैठ के ओम ओम ऐसे लंबे लंबे सांस लेना, फिर गायत्री मंत्र को मन मन में ही ध्यान रखना, उसका अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करती हूँ कि मनु मैच करके बाहर आए तो उसको बिल्कुल मैं पहले की तरह दिखूँ। ये ना रहे कि यार मम्मी मनु की वजह से परेशान है, उसके मैच को लेके थोड़ा सा वो है। तो अपने आप को मैं बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ मनु जब तक खेल के बाहर आती है तब तक। और आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी इस इंटरव्यू से पहले, जब हम बात कर रहे थे कि आप में और मनु में बड़ा कनेक्शन है। आपको चोट लगती है तो दर्द मनु को होता है, और मनु को चोट लगती है मुझे दर्द होता है। और नहीं, एक्चुअली में हम चारों ही, मेरा तो कनेक्शन इन तीनों लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बहुत बार अकेली रही हूँ, ये बाहर चले जाते हैं, बेटा भी मेरा बाहर रहता है, बेटी भी बाहर रहती है, तो मुझे कभी इनकी याद सताती है ना, तो तुरंत में जैसे मनु का मन में ख्याल आया तो मनु का फ़ोन आ जाएगा, अखिल का तुरंत ख्याल आया तो अखिल का फ़ोन आ जाएगा, थोड़ी देर में हस्बैंड को याद करी इनका फ़ोन आ जाएगा। कई बार तो मैं सोचती यार ये हो क्या रहा है, मतलब मैं दिल में इनको याद कर रही थी, तुरंत इनका सभी का ही कॉल आ रहा है बार बार में। तो बड़ा ये रहता कि कुछ तो कनेक्शन है हम चारों का आपस में, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तकलीफ होती है बेटे को तो मुझे एहसास होता है, मुझे तकलीफ होती है तो बेटे को एहसास होता है, इनको तकलीफ होती है तो मुझे एहसास होता है, और मनु को तकलीफ होती है मुझे, मतलब एक दूसरे को एहसास होता है। हम एक दूसरे तकलीफ में होते हैं तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने हम लोगों को कुछ सोच के ही जोड़ा है। सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा ना गौरवान्वित महसूस करती हूँ। बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन मैम अगर बात करें टोक्यो की, टोक्यो के बाद कितने इंटरव्यूज भी देखे, और मनु को एक मैंने ट्वीट भी किया था, मनु ने कहा था थैंक यू, कि मैंने कहा था कि आपको दुख हो रहा है, आप सैड हो रहे हो, तो ये अच्छी बात है, आप बड़े चीज आपका इंतजार कर रहा है। तो कितना बड़ा सेटबैक था आपके लिए, मनु के लिए, टोक्यो में जो हुआ? देखो, बच्चा मेहनत करके ना वहाँ तक पहुँचता है, नहीं हम लोग नहीं पहुँचे वहाँ तक, क्योंकि बच्चे ने जी जान से मेहनत करी है। मैं बताऊँ तो जब से मनु जब से शूटिंग में से जुड़ी है, और मैं भी जब से मनु के साथ जुड़ी हूँ ना, मेरा भाई बहन माँ बाप, मेरा कोई परिवार ही नहीं है एक तरह से। मेरा जो परिवार है वो मेरी अपनी मनु है। बस मुझे पूरा टाइम मनु को देना है, अपने बच्चों को देना है, अपने पति को देना है, कि एक जीवन मिला है, प्रभु ने हमें एक जीवन दिया, तो उसमें कुछ न कुछ तो करके जाना है, खाली हाथ तो नहीं जाना है। परिवार तो चलता रहेगा, कोई नहीं। अब मैं उनसे 4-5 साल से जैसे बहुत दूर हूँ, तो वो बोलते हैं कि बात नहीं करती है, नहीं। मैं उनको ये बोलती हूँ थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर मैं ना जो भी गिले शिकवे ना सब दूर करूंगी। और यही मनु का है, कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करते, किसी पार्टी में नहीं जाते हैं, सिर्फ शूटिंग रेंज से घर, घर से शूटिंग रेंज, ये सब चीज़ें दिखती हैं। इसके बावजूद मेडल नहीं आता ना, फिर जो बीतती है ना मुझ पे, वो बयान नहीं कर सकती मैं, इतना कुछ होता है। तो बहुत बड़ा एक स्ट्रेसफुल, बहुत तनाव, दबाव वाली चीज है ये। तो कभी ऐसा होता है कि मतलब आपको ऐसा लगता हो कि क्यों शूटिंग पकड़ ली, क्यों शूटिंग, मतलब ये ख्याल भी आता होगा कि क्या हमने। कई बार मैं मनु को जब ऐसे देखती हूँ ना, जैसे टोक्यो के बाद में जब वो आई घर पे, तो कुछ ऐसे ही मैं उसके इंस्टाग्राम पे या उसके ट्वीट पे जो भी कमेंट आते हैं उनको पढ़ती हूँ, तो कुछ ऐसे कमेंट होते हैं उसके ऊपर लिखे हुए, मेरे दिल को तोड़ देते हैं। कि जिन्होंने भी लिखा है, कम से कम सोच लो ना, बच्चा ओलंपिक तक गया है तो मेहनत करके गया, अपने आप थोड़ी पहुंच गया वहाँ पे। ये समय जो था ये खराब था, उसको पुश करो भाई, तुम आगे अच्छा करोगे, अच्छा, उसको गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है कि भाई लिखने वाले जरा थोड़ा सा सोचो, तुम क्या लिख रहे हो, किसके बारे में लिख रहे हो।
गांव की टीम तक नहीं जाते और वो कमेंट करते हैं ना कि तो इतना फील होता है। मैं कह देखो कभी उन्होंने कभी टीम का नहीं पता, नेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करना तो बहुत बड़ी बात है। गली मोहल्ले में भी टीम में नहीं होते हैं, वो लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो कई बार सोचता है नहीं ये चीजें देखनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये चीजें मत पढ़ो। मनु के कमेंट जो आते हैं उनको मैं उनको पढ़ के ये सोचती हूँ कि एक बार है ना लिखने वाला एक जिसने भी कमेंट मनु के बारे में बुरा लिखा है ना, उसके कैरेक्टर को लेके उसकी लाइफ को लेके लिखा ना, एक बार वो जितने भी लोगों ने लिखा एक बार शूटिंग के लिए ना पिस्टल लेके खड़े हो जाओ। शॉट तो मारना दूर की बात है, एक बार खड़े होके मुझे शूटिंग रेंज पे दिखा दो कि उसको कितनी हिम्मत चाहिए होती है शॉट मारने के लिए। तो कम से कम है ना बच्चा एक इस एज में है, उसको ये बोलो कि भाई बहुत अच्छी मेहनत करी मनु, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छे कमेंट भी लिखते हैं मनु को, मैं मनु को दिखाती हूँ, मनु देखना क्या अच्छा लिखा तेरे बारे में। मैं सब चीजें मनु को दिखाती हूँ, जो बुरे लिखे होते हैं ना वो मैं मनु को नहीं दिखाती हूँ। ओलंपिक में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप ओलंपिक तक 142 करोड़ आदमी हैं ये इंडिया में, उनमें से ओलंपिक में कितने जाते हैं? पिछले ओलंपिक में गए थे शायद 127 या 130, इतना बड़ा खिलाड़ी गए थे 142 करोड़ लोगों में से, यानी कि एवरी 1.1 करोड़ में एक आदमी जाता है। आप वहां तक जाते हो, इतना तो हिम्मत है आप में, कम से कम आप ऊपर वाले 5%, 2%, 1% में आए हो। ठीक है मेडल नहीं आया, किस्मत खराब हुई, अच्छा नहीं खेले, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है नहीं आया मेडल, अच्छा नहीं किया होगा या किस्मत खराब हुई होगी, जो भी रीजन रहा हो, माल फंक्शन, सारी चीज़ें किस्मत में कहता हूँ मैं कि भाई मान ले पिस्टल माल फंक्शन है, मेडल नहीं भी आता है, मेडल आता है, ये हार जीत होती रहती है। लेकिन आपने इतना तो हिम्मत किया कि वहाँ तक, और लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मतलब फिर तो मैं तो इनको कहता हूँ कि मैं नहीं देखता, मैं कभी किसी के कमेंट नहीं पढ़ता। मैं पढ़ती हूँ, मैं मनु को इंस्टाग्राम देखने नहीं देती हूँ। एक चीज मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ, सोशल मीडिया की क्योंकि बात हो रही है, जमाना भी सोशल मीडिया का है और जमाना हमेशा मैम का रहेगा। सर बीच बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं आने के लिए इंटरव्यू में वो हाँ ज्यादा रहती है, बिल्कुल मुझे पता है। ये अभी तो जैसे 4 महीने में आते, पहले तो ये 6 मंथ में 7th मंथ में आते थे। एक बच्चे को माँ ने अकेले कैसे पाला, उनकी परवरिश कैसे की, स्कूल में खुद भी स्कूल जाना, बच्चों को भी तैयार करके भेजना, वो मेरी भागम भागी जो जिंदगी थी, मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो इतना इनको थोड़ा नहीं पता है। मैं इनको अपनी सब चीजों से, अब जैसे कई बार हमने तो बच्चों को बड़े होते भी नहीं देखा। साल में 6-6 महीने समुद्र में रहते हैं बच्चे, कब बड़े हो गए पता नहीं चला। मर्चेंट नेवी में जहाज में रहते हैं समुद्र में। उनका तो आप सोचो, बच्चे बड़े हो गए, वो पढ़ते गए, उनकी क्या ख्वाहिशें थी, क्या थी, बहुत सारी चीजें तो ये हो जाती है। और सुनो, पिछले लगभग ये करो 2016 के बाद में तो हमने फैमिली फंक्शन ये बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए। अच्छा आज मनु को वहाँ जाना है, ऑफिशियल फंक्शन में जाना पड़ता है। यदि जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, चाहे मुख्यमंत्री के उधर से या यहाँ खेल मंत्रालय या जो भी है, वहाँ तो जाना पड़ता है। अदर देन दैट हम 99% चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यदि 1% अवॉइडेबल नहीं है, वहाँ कोशिश करते हैं, यदि जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं वो टाइम की बात है। तो आप सोच सकते हो कि कितना कुछ सेक्रीफाई कर रहे हैं बच्चे, वो मतलब स्पेशली मनु की बात करें। वैसे आपको बधाई हो, आपको बोलने का मौका मिला। मेरी माँ मेरी जननी है, जिनका अभी ऑपरेशन हो रखा फिलहाल में। तो मैं माँ बोलती है कि कब आएगी मिलने। मैं क्या सोचती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ध्यान में रह के घर पे ही मुझे थोड़ा मेडिटेशन करना है। मैं शायद वहाँ चली जाऊँ, मुझे कोई टेंशन वहाँ मिले, क्योंकि मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। आज के समय में शायद नहीं होंगे, बट मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे, मेरी माँ की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मैं ये बोलती हूँ माँ मैं वीडियो कॉल कर लूँगी, मैं बात कर लिया करूँगी, ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आ भी जाऊँगी, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये देखो ना कि कितना अपने परिवार को मैं भुला चुकी हूँ कि मेरा अपना कोई परिवार भी है, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन भी हैं, मैं सबको मैंने भुला दिया एक तरह से अपने बच्चों के चक्कर में। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे बात की कि टिप्पणी की क्या क्या करते हैं, और हम भी मनु को फॉलो करते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है हमारे स्टार्स को फॉलो करना। तो आप कभी कुछ एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं कि छोड़ दो, इंस्टाग्राम में मत जाओ, सोशल मीडिया देखने नहीं देती, लेकिन क्योंकि उनका अकाउंट है तो क्योंकि वो तो देखेंगे, तो आपको क्या कैसे कंट्रोल करते हो कि सोशल मीडिया से दूर रहें? ये क्योंकि इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। मनु को पोस्ट वगैरह कुछ डालती नहीं, आपने देखा होगा बहुत दिन हो गए उसने कोई पोस्ट डाली नहीं है। जैसे कोचिंग बोल दिया, मैं बेटा एक कुछ डालती रहा करना, कितने दिन हो गए बताओ, 2 महीने निकल गए, 3 महीने, कोई पोस्ट डालती नहीं है वो, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है सोशल मीडिया से, उसका कोई मतलब नहीं है। बस मैं बताया ना कि उसका जो घर है
वो शूटिंग रेंज है, सिर्फ ये घर है उसका सोने के लिए, जो सोने के लिए आती है, सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गया अपना फिर शूटिंग रेंज में, उसका पूरा टाइम शूटिंग रेंज में जाता है। और लिखने वाले लिखते रहते हैं, तो उनको मैं एक ही जवाब देती हूँ, मनु के शुभ चिंतक भी बहुत हैं जो मनु से इतना ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, बट कुछ लोग हैं ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले जो मनु के बारे में गलत लिखते हैं। तो उनको मैं यही बोलूँगी कि किसी भी बच्चे के बारे में, मनु नहीं, किसी के बच्चे के बारे में कभी भी गलत कमेंट मत लिखो, क्योंकि वो बच्चा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है, वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहीं नहीं पहुँचे अपनी लाइफ में, हमने कुछ करा नहीं है, तो बच्चा कुछ करना चाहता है उसको पुश करो, ना कि उसको डाउन करने की कोशिश करो, उसको ये करो। मेडल नहीं आया कोई बात नहीं, देखो जिंदगी में एक हिस्सा है अप एंड डाउन का, जीत रहेगी तो हार भी रहेगी और हार रहेगी तो जीत भी रहेगी, तो ये जिंदगी तो एक हिस्सा है। आप हिस्ट्री में पीछे जाके देख लो तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन गलत मत लिखो किसी के बारे में भी। हाँ नहीं, सही बात है। और अगर हम बात करें थोड़ी सी टोक्यो की, क्या हो क्या गया था टोक्यो में, क्या माइंडसेट था उस समय, किस तरीके से, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी मन्नू की और बहुत मेडल होपफुल थी, तो हुआ क्या, कहाँ गड़बड़ हुई? एक तो गन की जो प्रॉब्लम हुई और इसके अलावा क्या हुआ, क्या था पूरी स्टोरी क्या है, क्योंकि आपसे मुलाकात के अलावा नहीं, पहला जो मैच था उसमें लीवर टूट गया था 10 मीटर एयर पिस्टल का, जो कि 10 लाख केसेस में एक बार होता है एज पर जो मैन्युफैक्चरर ने जो बताया था उसके अनुसार। तो पहला जो था जिसमें सबसे प्रबल संभावनाएं थी, उस दिन जो दिन खराब हो गया तो फिर वो नोक करता रहा बैक ऑफ माइंड कि यार क्यों खराब हुई मेरी पिस्टल, कैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो दैट वाज द मेन थी। उसमें 20-22 मिनट खराब हो गए और शूटिंग में ना 75 मिनट्स मिलते हैं 60 शॉट्स में, तो आपको पता होता है कि आपको 20 सेकंड में आपको उठाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपने वो करना है, जो भी उस टाइमिंग होता है कि भाई आप 1 मिनट में लगभग 1 शॉट डालते हो। तो यदि आपकी 20 मिनट निकाल दो 75 मिनट्स में से, तो आपके पास जो टाइम होता है वो बहुत सब कुछ चेंज हो जाता है, एक शॉट ये होता है। तो वो पहला दिन जो था वो थोड़ा सा माल फंक्शन की वजह से ख़राब हुआ, उसकी और ये फिर दिमाग में बैठ गया सेकंड और थर्ड मैच में, तो ये जो ड्रॉबैक था ये था। तो मैं इसको ये कहूँगा वो किस्मत ख़राब थी। मनु की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मनु को सपोर्ट जो दिया खेल मंत्रालय ने, एनआरई ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, ओजीक्यू ने, इन्होंने सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट पहले भी दिया था और अभी भी वो लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो तो एक मैं ये कहूँगा एक मैटर ऑफ ए डे, मैटर ऑफ दैट लक दैट, क्योंकि आप तो बहुत क्लोज रहे हैं, तो टोक्यो में जब आपने ये सारी चीजें देखी तो आप मनु से जब बाद में मिले तो किस तरीके से पूरे इस चीज को हैंडल किया आपने? मैम का तो मैं बताऊंगा, इससे पहले तो हम घर पे बैठे हैं, मिक्स का मैच हुआ है और हमारे पास में ना आप जैसे आज आए हुए ना इतने सारे जर्नलिस्ट घर पहुंच के, मैच मनु हार चुकी है, मतलब मैं फाइनल में 7th पोजीशन पे रह गई मनु, और उसके बाद वो आगे बोला सर आप मजाक कर रहे हो। अच्छा, वो हम कह रहे हैं नहीं यार मनु को मेडल नहीं आया, बोला सर नहीं आप मजाक कर रहे हो। ये मैं स्टार स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, स्टार स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट और ये बड़े जर्नलिस्ट हाउस है चरखी दादरी में, हम दोनों घर पे थे, इस बात ये साथ में है। अब सोचो उनको कितना कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेडल है, वो दिल्ली से जाके चरखी दादरी पहुंचे कि आप लोग कितना प्यार करते हैं, सब मीडिया मनु से कितना प्यार करती है, और आप लोग कितनी उम्मीद, मतलब आप लोगों को 100% कॉन्फिडेंस होता है कि मनु का मेडल पक्का है। आप लोग घर पे आते हो, आदमी आए और वो मैच खत्म होके 6 घंटे हो गया, फिर वो लोग ट्रेवल में है नहीं, और फिर भी ये कह रहे नहीं सर आप मजाक कर रहे हो। हाँ, तो देखो कितना प्यार आप लोगों का। यहाँ कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, आप 2 मिनट का वो तो कर दो, अब सोचो। तो मतलब और वो जस्ट ऐसे नहीं थे, लोकल न्यूज़पेपर से नहीं थे, वो बड़े पत्रकार, और ये प्यार आप लोगों का मनु के लिए। दोनों घर पे थे, मैडम बेटा भी था, हाँ बेटा भी तो था। मैं तो एक देखो माँ होती है ना, माँ इमोशनली, एक जो भगवान औरत को बनाया ना, तो उन्होंने बड़ा इमोशनल बनाया उन्होंने। तो माँ के तो हर पल में जैसे एक छोटी सी खुशी का पल होगा तो भी आंसू आएंगे, और दुख का पल होगा तो भी आंसू आएंगे। तो माँ का तो एक यही होता है कि भगवान ने बनाया उसी तरह से उनको, ये दिखाते नहीं है, मेरा दिख जाता है आंसू के माध्यम से। सोचो कितना मतलब देश को कितनी आशाएं थी। अब क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा तबका होता है जो रिप्रेजेंट करता है देश की भावनाओं को, कि सबके ना मैं आपको इतने लोग। जब टोक्यो ओलंपिक था तो मेरे देवर का फोन आया कि पूरे गाँव में ना हवन कर रहे हैं मनु की शुभकामना के लिए। फिर मेरी माँ घर आई कि बेटी ना पूरा चरखी दादरी आज मनु के लिए मंगल कामना कर रहा है, सब अपने जोत बत्ती करके बैठे हैं। फिर जैसे रह गया ना मैच, तो देवर का फोन आया, मैंने कहा मुझे ये लगता है कि हमने कुछ ज्यादा पूजा पाठ कर ली, उसका गलत ही रिजल्ट मिल गया शायद, मुझे तो ये लग रहा है इतना पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। आपका तो भगवान से भरोसा तक उठ गया था। मेरा तो मतलब यही था कि हाँ मैं हो गया था,
मतलब क्योंकि भगवान, मैं ये एक क्वेश्चन करती परमात्मा ये क्यों किया, बेटी ने इतनी मेहनत करी, कहाँ कमी छोड़ दी थी, क्या हो गया था, बच्ची का दिल टूट गया, इसको कैसे संभलेगी, अब मुझे बताओ मैं इसको कैसे संभालूं। मेरे क्वेश्चन भगवान से चलते रहते हैं, अभी मैं बात करती रहती हूँ भगवान से। उसके इमीडिएटली बाद में मेरा बेटा जो है मनु का भाई, वो बोला पापा हम सब ना यहाँ से दूर जाएंगे 10-15 दिन के लिए। जब टोक्यो से आप वापस आए उसको उस आने से पहले जब ये मैच खत्म हो गया और मनु को मेडल नहीं आया, तब उसने ये प्लान कर लिया पापा मनु आते ही हम अगले दिन यहाँ से निकलेंगे और 7 को निकल गए यहाँ से, हमने बुकिंग 6 को शॉपिंग करके सीधे निकल गए हम। उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए हम साउथ इंडिया में रहे थे 22-23 दिन या 25 दिन कुछ इतने हम साउथ में रहे थे। तो बिल्कुल भी उसने खुश होके नहीं अपना समय नहीं बिताया वहाँ पे, खुश नहीं थी वो अपने गेम को लेके कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। पूरी छुट्टियों में वो भाई और वो होने के बावजूद, हम सारा इकट्ठे होने के बावजूद, और मायूसी रहती वो थी, थोड़ी हमेशा मायूसी हम उसको देख करके अखिल, मैं बोलती लेकिन वो अखिल यार मनु उदास है, इसको हंसाना, फिर मम्मी आप करो ना कुछ, हम लोग ना यही करते रहते थे पूरा टाइम, इस बच्ची को थोड़ा हंसाओ ना, इसके दिमाग का निकालो ना कुछ बाहर। तो जहाँ भी फोटो उसके हैं बिल्कुल उदास चेहरे के फोटो हैं, क्यों नहीं होंगे उदास के चेहरे। ये पर्सन देखो भगवान से, मैं भगवान से पूछना चाहूंगी कि वो उदास क्यों ना हो, इतनी मेहनत करने के बाद में उसको खाली हाथ कैसे भेज दिया। वो कभी भी खाली हाथ नहीं आती थी लौट के, वो कुछ ना कुछ लेके आती थी, उस दौरान उसको खाली हाथ भगवान ने क्यों भेजा, ये तो क्वेश्चन आज भी जायज है उनसे पूछना परमात्मा से। खेल का ना ये सबसे चुभने वाला पॉइंट है, और मैं और पेरेंट्स से भी मिला हूं और सबके ना ये जब मेडल नहीं आता और मेडल दिख रहा है छूने वाले और वो जो हाथ से छूट जाता है ना, ये मतलब कई बार खिलाड़ियों को खेल से दूर भी कर देता है। और यही हाल शायद थोड़ा मनु का भी हुआ था। मैंने बहुत इंटरव्यूज पढ़े मनु के उस समय कि जब उसको डिप्रेशन से हो गया, बोला मैं शूटिंग करूंगी नहीं। तो ये इस स्थिति में जब पहुंचे तो आप कैसे निकाल के लाए उसको वापस, इतनी बड़ी शूटर अगर मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा उसको जैसे बताया ना इंटीरियर डिजाइनिंग का, फैशन डिजाइनिंग का, एक और बिजनेस का उसको बहुत हो कि मुझे इनकी स्टडी करनी है। मैंने कहा यूं करो, पिस्टल को पैक करो और पेलिकन में रख के इसको रखो। मैं जब भी मनु इस तरह की बातें करती है तो मैं पेलिकन को अलमीरा में रख के लॉक लगा देती हूँ कि अब इसको नहीं हम छुएंगे मना। फिर मैं बोलती हूँ अब तो यूं कर यूके का वीजा बनवा, यूके निकल जा, वहाँ से अच्छी सी स्टडी करके आ, तो फिर आप जाके यहाँ पे कुछ जबरदस्त करना है यहाँ के। फिर मनु को रह के आता ही नहीं है, मम्मी यार मुझे तो शूटिंग करनी है, क्योंकि वही बात है ना कि आप बोल रहे थे ना कि उसको एक नशा हो गया है शूटिंग का मनु को, तो नशा है कि मनु का शूटिंग का, वो उसको नहीं छोड़ सकती। जब भी सोएगी सिराने अपनी पेलिकन को अपने बेड के साथ में रखेगी कि बेड पेलिकन पहली मेरी यहाँ हो और फिर मैं यहाँ सोऊं करके। पिस्टल को साइड में रख के सोती है। पेलिकन बॉक्स होता है जिसमें 4 पिस्टल रखती है, पेलिकन मुझे वो कंपनी जैसे उसके वो साथ में रहेगी उसके, वो पेलिकन वो उस जहाँ बॉक्स को रहेगी ना, वो कहते जहाँ रहेगी वो पेलिकन उसके साथ रहेगी। 4 पिस्टल देखेगी ना, टीवी देखेगी तो भी उसको यहाँ रख लेगी अपने पास, वो उसकी नजरों के सामने होनी चाहिए। हाँ, वो इतना शूटिंग का नशा सा एक उसको छाया हुआ। शूटिंग पसंद इसलिए है ज़्यादा कि शूटिंग ना एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसपेरेंट गेम है। इसमें आपने गोली मारी है और उसके उसी टाइम पे माइक्रो सेकंड के बाद में आपको पता है आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। दूसरी बात, फेडरेशन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और ये जो एक बार इन्होंने जो पॉलिसी बना दी, लॉ बना दिया ना, दे आर वेरी क्लियर कि भाई ये पॉलिसी है, इसमें ऐसे जाएंगे, ये सिलेक्शन पॉलिसी है, आप अच्छा करो बुरा करो, आपको दिख रहा है। जैसे मनु पिछली बार एशियन गेम्स में 10 मीटर टीम में नहीं थी, मनु का फॉर्म थोड़ा सा एवरेज चल रहा था और मनु 2 मैच छोड़ के मनु जा सकती थी, लेकिन मनु बोली नहीं पापा खेलना अभी तक, बोलो इस तरह से पॉलिसी कर करके ना कि ये नहीं खेलूंगी। बहुत सारे खिलाड़ी करते हैं, ये मैं मैच ना खेलूं तो मेरा टीम में सिलेक्शन हो जाएगा, ये मिस कर दूं तो मेरा स्कोर पीछे का काउंट हो जाएगा। मनु नहीं करती, बोलता नहीं आज मैं ये करूंगी तो कल वो क्या होगा, जीतना है तो सबसे अच्छा खेल के जीतना है, ये टैक्टिस से नहीं जीतना। तो ये उसका वेरी क्लियर फंडा है। कुछ भी इवेंट हो सारे ही करती है शूटिंग के वो। और एक बहुत बड़ी बात जो हमने खेल पत्रकारिता में सीखी है, अगर आपको गोल्ड मेडल चाहिए तो आपको बेस्ट को हराना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नहीं कि आप शॉर्टकट लेने और बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो नेशनल भी नहीं खेले, जो कि नियम है, नेशनल भी नहीं खेले, बीच में ट्रायल भी स्किप की, जस्ट टीम में इधर उधर से करके कि भाई इतना टीम में रह जाऊंगी कैसे भी करके ना, ये 3 महीने 4 महीने का पुराना स्कोर काउंट हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं।
और खेले भी हैं वो लोग आगे उसमें। लेकिन टोक्यो के बाद इस पूरे स्ट्रेस से, इस पूरे तनाव से, इससे निकालने में मैम आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, और उसके बाद से सब चीजें स्मूथ, उसके बाद एक अलग मनु आपको मिली है, वहां से एक अलग मनु का जन्म हुआ है वहां से। अभी देखो मनु भी खुश नसीब है, उसको एक भाई मिला बहुत अच्छा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखता है। जब भी उसको स्ट्रेस में देखेगा, तनाव में देखेगा, चल घुमा के, चल घूम के आते हैं, चल ना, चल शॉपिंग करके आते हैं। ऐसा भाई भी किसी को ही मिलता है सच्ची में। और ऐसी बहन भी किसी को ही मिलती है जो अखिल को मिली। ऐसी मम्मी भी किसी को ही मिलती है जो लगातार साथ रहती हैं और उसी का ख्याल रखती है। दोनों बहन भाई ना, मम्मी तो रहती है ना, खुद की तारीफ कैसे करें। बोलते ना कि कई बार तारीफ करो तो नजर लग जाती है, इसलिए मैं ज्यादा बोलती ही नहीं हूँ, कुछ बातें मन ही अंदर ही रखती हूँ मैं। और मेरी तो लगी जाती है सच्ची में नजर में, खुद कोई मेरी नजर लग जाती है। हाँ फिर मैं आप मत बोलो, मैं ज्यादा हाँ खुश ना तो मेरी अपनी की नजर लग जाएगी। आप खुश मत हो, बिल्कुल आप सीरियस रहो। पेरिस की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि अभी तो ट्रेनिंग चल रही थी और अब 2-3 दिन में वो है, खाना पीना किस तरीके से हो रहा है सबको? 2-3 दिन में नहीं, अभी तो है 10 दिन है। क्या है कि खाना पीना अच्छा है। ये लोग खाते क्या है? इंडियन खाना मिलता है? मनु को क्या खाना मिलता है वहां पर? किस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि शेफ भी जाते हैं। हेलो, परसों में फोन आया था कि मम्मी ना मुझे नॉन वेज खाना क्यों नहीं सिखाया। मैं गुरुकुल की पढ़ी लिखी हूँ, तो गुरुकुल में बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हम लोग जैसे खाती हूँ मैं। मनु प्योर वेजिटेरियन है, तो मनु बोली मम्मी अभी जैसे खाने को कुछ मिलता नहीं है फॉरेन में, कहीं बाहर जाते नहीं मिलता है, तो वो पता नहीं कुछ फ्रूट्स खा लिए, दूध ले ली, ये सब चीजें खा के अपना गुजारा करती है। वो बड़ा मुश्किल है मनु के। आपने बड़ा गलत किया। सर जो है मर्चेंट नेवी में कच्ची मछली खा जाते हैं समुद्र से निकाल के, और वो वेजिटेरियन है। ये किसने कहा? ये मजाक था, जोक जैसे आप करते हैं। क्योंकि मेरी शादी से पहले शायद उन्होंने नॉन वेज खाया होगा। जब इन्होंने पता चला कि गुरुकुल में, मैं गुरुकुल से पढ़ के आई हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, हुक्का बीड़ी पीना ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो इन्होंने सब छोड़ दिया, नॉन वेज खाना सब छोड़ दिया इन्होंने। फिर मेरा बेटा बोलता मम्मी आपने गलती करी है, मनु को नॉन वेज खाना क्यों नहीं सिखा। देखो बेटा, फिर बेटे ने शुरू कर दिया खाना, बेटा खाता। बोली मम्मी जिंदगी में आगे रहेगा क्या, अब कहीं बाहर नौकरी करूंगा तो यही तो सब खाने को मिलेगा। बेटे ने अच्छे से कर दिया खाना शुरू। मनु से नहीं खाया जाता। मनु के कोच ने सच में बड़ी मेहनत करके उसको खिलाने की कोशिश करी, वो जब भी खाती उल्टा आ जाता सब बाहर, नहीं खा पा रही है वो। कैसे मैनेज कर रहे हैं, यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा देखिए इशू होता है। मैनेज क्या होता है, यदि आप ईस्ट एशिया में चले जाओ, जापान, कोरिया, चाइना, आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, या यहाँ से मैगी ले जानी पड़ेगी, या थोड़ा बहुत जो आप ड्राई फ्रूट वहाँ से ले सकते हो वो करना पड़ेगा। चावल ही मिलते हैं उसके साथ, चावल ड्राई तो नहीं खा सकते ना। आप फिलिपिनो तो खा सकते हैं चावल ड्राई भी। आप फिलिपिनो के साथ में मैं बहुत अक्सर काम किया है, वो लोग चावल ऐसे खा लेंगे, हम लोग तो नहीं खा सकते ना। हमें या तो दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, सांभर चाहिए, कुछ तो चाहिए ना, वो नहीं होता है। जैसे चाइना, कोरिया, जापान में बहुत मुश्किल होता है वेजिटेरियन के लिए। मनु कैसे मैनेज कर रही है? वहाँ पे ये कोशिश करती है कुछ ना कुछ होम फूड लेके चली जाए थोड़ा 2-4 दिन के लिए, कि भाई जो मम्मी ने थोड़ा बना के दे दिया, कुछ मखाने ले लिए, कुछ सीरियल्स जो इसका ग्रेनुला टाइप का पसंद की सीरियल ले लिया। कोच मुझे बोलते हैं कि मनु को ये सब पैक करके दो आप यहाँ से, मैं फिर उसको पैक करके दे देती हूँ। और अभी मैंने जैसे सर को देखा, मैंने भोपाल में ट्रायल के टाइम पे जब हम ब्रेकफास्ट करते थे, तो सर बोलते थे कि ये खाओ, तुम नॉन वेज नहीं खाओगे तो तुम ये खाओ। सर खुद अपने हाथ से उठा के उसकी प्लेट में रखते थे खाने के लिए। कुछ चीजें होती हैं जो मैं इवन अभी जो क्योंकि मेरे बड़ा चैलेंजिंग है। मेरे कहने से तो शायद मनु खाएगी नहीं, बट कोच के कहने से सर उसके सामने टेबल पे बैठ के खाते थे कि जब तक तू खाएगी नहीं ना यहाँ से उठने नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये एक अच्छी पहल है। ये इसके लिए मैं एक चीज कहूँगा कि जो फेडरेशन मैनेज करता है ना, वहाँ पे होटल लगता है, बहुत अच्छे होते हैं। उनमें बहुत ये तो नहीं कहूँगा कि भाई 100% उसको वेजिटेरियन फूड मिल जाता होगा, बट काफ़ी हद तक वो, जैसे बुफे टाइम में ना कुछ थोड़ा वेजिटेबल मिल गया, थोड़ा बहुत तो कुछ मिल गया, कुछ मिल जाता है। तो इनके जो होटल जो बुकिंग करते हैं ना, जैसे कैंप में फ्रांस में थे, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि खेल मंत्रालय, NRE फेडरेशन, OGP सब मिलके बहुत अच्छा करते हैं, तो ज़्यादातर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। मनु मैनेज कर लेती है। करना ही पड़ेगा। हाँ, एक बोलते हैं ना कि ये आमलेट तो एक बोलते हैं कि खा सकते, वो भी नहीं खाया जाता। वो भी एक बाइट लेगी तो वो उल्टी आती है उसको। मुझे क्या लगता है कि हनुमान जी ना उसको नहीं खिलाना चाहते नॉन वेज, मुझे तो ये लगता है। हाँ। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल एथलीट्स, चाहे वो यूएस की टीम हो, इंडिया की टीम हो, इंडियन क्रिकेटर्स अपने शेफ लेके जाते हैं, नहीं अपने पर्सनल शेफ जाते हैं सबके साथ, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट, जितना ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही वो फूड जो घर का है वो मिलना बहुत जरूरी है,
राइट परफॉर्मेंस के ये लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। यदि ये चीज हो जाए ना तो मैं कहता हूँ ये कि चीज बहुत है भी, वो जो वो क्या खेलते हैं वो दो बहन भाई, वो खेलते हैं वो साउथ के, उसकी मम्मी कुकर लेके जाती है साथ में, सब खाने का एक बैग भर के। डोसा और वो सब चेस के जो प्लेयर है ना उनकी मम्मी, मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मेरा भी ये मन आया कि मैं भी क्यों ना कुकर और सब चीजें जो मैं लेके चलूं बेटी। क्यों नहीं, हाँ क्यों मेरे नहीं, दिमाग में आया ही सब उनको पढ़ के, वो लेके जाती हैं अपने बच्चों के लिए। अपना दाल चावल या अपना फूड मिलते ही ना आपका माइंड चेंज हो जाता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मेरे भी दिमाग में आया ये। आपकी बार क्या हुआ है कि इंडिया हाउस बनाया है पेरिस में ओलंपिक के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो सिर्फ पेरिस में है और शूटिंग का जो वेन्यू है वो वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी उनको ऐसा कुछ बनाना चाहिए था कि वहाँ पे भी खिलाड़ी हैं शूटिंग के, मान लिया वो करीब 21 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ और ये 50 के करीब कंटेजेंट वहाँ पे भी होगा। तो मैं तो मानता हूँ वहाँ पे भी एक होना चाहिए था इंडिया हाउस टाइप का जो खाना वाना का, लेकिन वहाँ पे नहीं है, वो जस्ट पेरिस में है। लेकिन ये आइडिया ठीक है कि मैम ही जो है वो ट्रैवल करे एज जैसे यहाँ पे ट्रैवल करती है तो कम से कम वो आप बात कर सकते हो आगे कि कम से कम फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट है। लेकिन ये तो चलिए बात हो गई। और ये जो ट्रेनिंग इस समय जहाँ चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर ने बताई थी कि 4 देशों के बीच चक्कर लग रहा है, ब्रेकफास्ट एक देश में होता है, लंच कहीं होता है, ट्रेनिंग कहीं होता है, इसके बारे में बताइए। हाँ, लग्जमबर्ग एक छोटा सा कंट्री है, इवन आप ये कहेंगे कि दिल्ली में, मतलब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा है, ये कह सकते हैं कि 30 बाई 30 किलोमीटर होगा शायद। तो वहाँ पे अकोमोडेशन है जो अभी फ़िलहाल जो शूटिंग टीम है वहाँ पे, और फ्रांस में रेंज है, और ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से और बस से। और जर्मनी में नॉर्मली ये होता है कि बड़े रेस्टोरेंट है, कई बार ऐसा होता है ना शाम के टाइम पे करने चले जाएं, और कई बार ऐसा होता है कि बेल्जियम भी बहुत सुंदर कंट्री है, वहाँ पे थोड़ा सा साइट सीन या वो देखने के लिए चले गए या शाम को घूमने के लिए चले गए, तो सारी चीज़ें आधे घंटे के ट्रांसपोर्ट में ही, जो कि 10 यूरो एक साइड का लगता है। तो सारे ज़्यादातर खिलाड़ियों को जब मौका मिलता है तो साइट सीन के भी जाते हैं और थोड़ा बहुत खाना पीने के लिए भी चले जाते हैं। और इंडियन रेस्टोरेंट भी इनमें कई जगह पे अवेलेबल है। कई बार क्या होता है कि आपको जगह पे ना मिले तो इन इंडियन रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खा लेते हैं। बिल्कुल। चलिए तो अगली बार है ना, जैसे सर साथ में थे जसपाल सर, अब के बाद जसपाल सर को दूर रख दिया है, तो जो ख्याल रखते थे ना जसपाल सर, वो भी नहीं रख पा रहे मनु का। बट छुट्टी के दिन वो उसको कहीं लेके बाहर अच्छा सा खाना खिलाने लेके जाते हैं, छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन। जी ये अच्छा है। हाँ, नियम क्या है कि फेडरेशन का नियम है कि पर्सनल कोच उस होटल में नहीं रुक सकते, ये पॉलिसी में लिखा हुआ है। एंड आपने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उन्होंने सबके लिए है वो तो नियम कि भाई पर्सनल कोचेज हैं वो उसी खिलाड़ियों के साथ नहीं रहेंगे, उसी एरिया में नहीं रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे, ताकि एक जो भी पॉलिसी के अनुसार है। तो मान लिया वो तो एक सेम होटल में रहें तो भाई सेम टाइम ब्रेकफास्ट निकले, पुश कर दो कि भाई आपको आज दलिया खाना पड़ेगा, है ना, आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो, अंडा नहीं खा रहे हो तो दलिया खाना पड़ेगा, है ना, तो वो हो जाता था। लेकिन अभी क्या कोई देखने वाला नहीं है, तो अभी तो अपनी मर्जी पे है, और खिलाड़ी वाला नहीं ये तो पसंद नहीं आ रहा, तो उसका कंपनसेशन करने के लिए ये कह दो कि जिस दिन छुट्टी है आफ्टरनून में या दोपहर बाद में, तो या वापस बैक होटल आने से पहले थोड़ा खाने के लिए वेजिटेरियन जहाँ मिलेगा ना वहाँ पे उनको लेके जाते हैं। एक और चीज मैं मन्नू के बारे में पढ़ रहा था कि वायलिन बहुत अच्छा बजाती है। फाइनल राउंड हो रहा था, शायद ये भोपाल की बात थी, उससे पहले लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, शूटर्स, बाकी शूटर्स या कुछ कर रहे थे, और मन्नू उस समय वायलिन बजा रही थी। नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं बजा रही है, नहीं बहुत नहीं बजाती है, जनगण अच्छा सा बजाती है, वायलिन पे अच्छा बजाती है जनगण। हाँ बिल्कुल। ये वायलिन भी कम से कम उस कंपटीशन के बीच में ही बजाती है, क्योंकि उसको वायलिन पसंद था। उसने मुझे बोला मम्मी मुझे वायलिन सीखना, तो मैंने अखिल को बोला अखिल मनु का बर्थडे आ रहा है अभी, तो फटाक से ना तू कहीं से अच्छा सा वायलिन लेके आ। तो बेटा गया मॉल में, जाके उसके पसंद का वायलिन खरीद के लेके आया। जब वो आई उसको हमने, जब वो उसने अपना बेडरूम खोला तो वो दिखा, तो इतनी खुश हुई वो। और राखी पे अखिल ने उसको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया था जो उसको उम्मीद नहीं थी। वो कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको पसंद होती हैं, वो मुझे बताती मम्मी मुझे ये वाली ना रिंग बड़ी पसंद है, एक छोटी सी वॉच आई हुई है फिंगर रिंग जो होती है उसमें वॉच की, मम्मी मुझे ये दिखाने लगी मुझे। मैं बोली अखिल मैं उसकी फ़ोटो ले लेती हूँ, अखिल मनु को ये पसंद है भाई, तो ना यूँ करना रक्षाबंधन पे ये ले आना। तो वो मुझे बताती रहती है, मैं धीरे धीरे अपने बेटे को बताती रहती हूँ, वो बेटा उसके लिए लेके आता, हम उसको सरप्राइज देते हैं। जब उसने रक्षाबंधन के दिन वो गिफ्ट को खोला, वो बाहर से आई थी,
गिफ्ट को खोला उसको तो देख के इतनी हैरान परेशान कि ये भी मतलब हो सकता है क्या, भाई ने ये भी मुझे दे दिया। तो हम उसका हर पल है ना, हर पल उसका हर दिन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैम इसमें ये बात भी है कि वो स्ट्रेस से भी दूर करता है और एक टेंशन को हटाने का एक बहुत अच्छा जरिया भी है कि आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो आप लोग भी इसको एनकरेज करते होंगे कि बजाओ। और अभी ना बेटे के एग्जाम थे मेरे, मनु यहाँ पे घर पे आई हुई थी, तो मैंने कहा बेटा अभी तुम आओ एक बार और अपने बहन के साथ थोड़ा समय बिताओ, क्योंकि बहन और भाई की जो बातें होती है ना वो हम लोगों को नहीं पता होती हैं। वो दोस्त होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सब चीज़ें करते रहते हैं। तो वो जब तक मनु रही ना यहाँ पे, वो तब तक मनु के साथ ही रहा। अपने समय को छोड़ के वो मनु के लिए आया, स्पेशल समय निकाल के कि मैं अपना सारा समय अपनी बहन के साथ बिताऊँ और वो मेंटली प्रिपेयर हो के ओलंपिक के लिए बना जाए। रहे थे ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो छोटे छोटे आ जाते हैं ना कि डब्बे में एक फोटो दिखा दिया वैसे बनाने के लिए, आपको दिखाऊंगा मैं, उसके रूम में रखा हुआ जैसे बनाते हैं दोनों बहन भाई एक बैठ एक के, चार्ट बना दे के दिया और गए। उसमें ना एक डब्बे में वो छोटे छोटे पीस वो ऐड करने के लिए ना, इस तरह की Violin चीजें भी करती होता है, है वो। इस तरह की चीजें भी करती है, वायलिन भी बजाती है। और कई बार आपने देखा होगा भोपाल में ना ऐसे 2-3 बॉल्स 4 बॉल से, हाँ वो करती है। वो जस्ट कहीं ना कहीं मनु को लगता है कि शूटिंग तो पिस्टल उठाते ही आ जाएगी, उससे थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि रेसलिंग बॉक्सिंग इसमें ना तो दूसरे का वीडियो देखते हैं, वो ऐसे मार रहा है, मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है। शूटिंग में ऐसा कुछ नहीं करना, शूटिंग में तो आपका खुद से कंपटीशन है, आप पिस्टल उठाएंगे तब ठीक है, बाकी चीज़ें ध्यान जो बैक ऑफ माइंड में जो चलता है, जो मैं बताया टोक्यो में डे 2nd और 3rd मैच में जो बैक ऑफ माइंड में जो चल रहा था, वो चीज़ हटाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई म्यूजिक सुनना, कुछ अभी वो एक, करना, वो कुछ सीक्रेट तैयारी मनु से मैं करवा रही हूँ और मैं दमदार एंट्री आप लोगों के सामने पेश करवाऊंगी कभी आने वाले समय में, क्योंकि कुछ ना ऐसा अंदर भी कुछ, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के सामने उसको बताना नहीं चाहूंगी। जब वो परफॉर्मेंस होगी ना तब आप लोगों को इनवाइट करूंगी, तब उस परफॉर्मेंस को आप अपने आंखों से देखना। वो कथक तो नहीं है, वो कथक सीख रही है जो है ये सब बताएंगे नहीं, हम ये सब बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं हम। कुछ सीक्रेट हमारा। आप वो कच्ची पूड़ी, कथक, भरतनाट्यम, फलाना कुछ ऐसा दिखड़ा, सही है, कुछ तो वो करवा आप- रही हूँ आप उससे। क्लासिक को आप उसको कुछ भी कहो। हाँ। कुछ तो ऐसा हम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ना एक दमदार एंट्री मनु से प्रस्तुति आप लोगों के सामने करेगी वो। अच्छा पेरिस जा रहे हैं आप दोनों? नहीं, क्योंकि मनु पे खाम खां का प्रेशर बनेगा मेरे खाने को लेके और बातें। इससे ज्यादा प्रेशर आप पर बन जाता है। हाँ, क्योंकि फिर बेटी मेरे बारे में सोचे तो फिर क्या फायदा। लेकिन परमिशन जैसे मिलेगी हम चले जाएंगे। हाँ, ये बात सही है। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, जब मैम बोल रही थी तो सर जो थे यहाँ से बोल रहे थे मैं मेरी बारी उंगली कर रहे थे यहाँ से, लेकिन चांस मिला, बड़ा कम मिला है, तो वो सही कह रहे हैं, पेरिस जाने की परमिशन मिलेगी तब जाएंगे। क्या चांसेस लग रहे हैं कि आपको पेरिस जाने के चांसेस मिलेंगे मैम से? 5%। नहीं, मैं तो परमिशन इनको दे दिया, मैं नहीं रोकती इनको, जो मर्जी है करो। मैंने कभी बच्चों को भी नहीं रोका, कोई रोक टोक नहीं करी, जो करना करो, मैं साथ हूँ। गलत करेंगे नहीं, गलत देखेंगे नहीं, गलत होने नहीं देंगे, यही मेरी लड़ाई रहती है हर एक के साथ में। तो वो जो करते हैं हर पल उनके साथ रहती हूँ, तो अभी इनको मैंने रोका नहीं है। चाहती कि हम दोनों विदेश में साथ में जाएं। ऐसा क्यों है? ऐसा वो इसलिए कि हम लोग सुमेधा जी प्योर वेजिटेरियन है और उसके खाने के बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं, पहली बात तो वो है। दूसरा ये भी होती दूसरा ये है कि जैसे पापा 5 महीने बाद में 5.25 महीने बाद घर आए हैं, तो पापा मम्मी को अकेले घर पे छोड़ के वहाँ ना जाएं। अभी जो समय है दोनों साथ में, जैसे हमारी एनिवर्सरी थी, ये थे नहीं उस टाइम पे, तो बच्चों का क्या है कि मम्मी पापा कहीं अच्छी सी लोकेशन पे दोनों साथ में घूमने जाएं, ये है उनका। बेटा भी यही चाहता है, बेटी भी यही चाहती है। बच्चे ये चाह रहे हैं कि अब भाई मैं अकेली यहाँ रहूंगी तो मेरी फिर वो वैसे फिक्र करेंगे, बेटे को फिर अपनी क्लास छोड़ के मेरे पास आना पड़ेगा। तो अब हम दोनों साथ में हैं, तो बच्चे दोनों फ्री माइंड होकर अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि आप दोनों मन्नू की स्ट्रेंथ हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि आप हमेशा साथ रहे हैं, हर इवेंट में आप लोग साथ रहे हैं, तो पूरी स्ट्रेंथ आप रहे हैं मन्नू के। हमारी इवेंट में साथ नहीं रहे, मतलब बड़ी इवेंट इंडिया में नहीं, बड़ी इवेंटों में हम बाहर कहीं साथ में नहीं गए, हम बाहर कभी नहीं गए। हम इंडिया में चाहे भोपाल हो, त्रिवेंद्रम हो, केरला हो, दिल्ली हो या फरीदाबाद हो, वहाँ हम जाते हैं सब जगह। बाहर में जैसे जाते हैं ना तो टीम होती है, साथ में कोच होते हैं, तो वहाँ पे इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें, उसके खाने पीने का सब मुझे ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं इसमें रह लेती हूँ साथ में। जब 2018 जब मनु ने स्टार्ट किया ना, तब मैं मनु के साथ नहीं रहती थी, यही रहते थे साथ में ज़्यादा, तो मुझे स्कूल को भी देखना होता था, स्कूल की मेरी अपनी जिम्मेवारी थी। वो बच्चे मेरे 1000 बच्चे थे, उनको भी मुझे देखना होता था। तो मनु बोलती थी मम्मी कभी ना आप मेरे साथ चला करो, पेरेंट्स आते हैं तो अच्छा लगेगा मुझे भी।
मैं बोलती थी यार मना, ये 1000 बच्चों को छोड़ के अकेले तुम्हारे पीछे जाऊंगी ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी ज़्यादा जिम्मेवारी ये बच्चे हैं। फिर 2-3 बार उसने मुझे बोला, फिर मन का यार एक बच्ची ने इतना बोल ही दिया तो चली पड़ती हूँ ना, इसका मन, बच्ची का दिल नहीं तोड़ना मुझे, ये बच्चे मेरी, ये भी बच्ची है। तो मैं जैसे मनु के साथ धीरे धीरे मैंने दिल्ली में इसका कोई ट्रायल होती, कोई भी मैच होते तो वहाँ आने लगी। धीरे धीरे मैंने देखा मनु को कि बेटी इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है यार, इसका तो खाने पीने का भी, इसका तो सोने का भी, हर चीज़ का। मैं मनु के साथ नहीं जुड़ती तो मुझे पता नहीं होता था कि खिलाड़ी को क्या चीज़ होता है। उसके साथ रह के उसके हर पल को मैंने जाना, हर चीज़ को मैंने पहचाना कि बेटी को अब क्या चाहिए, क्या चाहिए। इसलिए मैं हर चीज़ को मैं खुद करती हूँ, उसको किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करती। बेटा तुम अपनी शूटिंग करो, जो भी चाहिए ना तुम्हें मुझे बताओ। मैडम की क्या है कि मनु को यदि 5 बजे उठना है ना, और वो जो वो करना है तो इसको 4 बजे उठना पड़ेगा, उसका खाना ब्रेकफास्ट भी बनाना, फिर उसको तैयार भी करना, फिर उसको योगा कराना। तो आप सोचो कि मैडम फिट क्यों है, उसको रखने के लिए। मनु के लिए एग्जाम्पल रहेगा, मनु खुद साथ में करना पड़ेगा ना। यदि हम वो करने जाते हैं, जिम जाते हैं, तो साथ में जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, करोगे तो फिट रहोगे। अब लेजी तो हो नहीं सकते। अब मैं कोशिश कर लेता हूँ, 1 घंटा और सो लेता हूँ, अपने तो नहीं करते, बोला नहीं खड़े मरोड़ लेती हूँ, मतलब अच्छा करती हूँ। मैं नीचे हमारी क्लास लेते हैं, सुबह डॉक्टर साहब हैं हमारी सोसाइटी में, तो वो मनु को मेरी क्लास होती है, तो वो मुझे देख के बड़ा खुश होते हैं, एनर्जी मिलती है उनको भी कि इस एज में आके मैं इतना अच्छा कर लेती हूँ, तो मैं अच्छा योगा कर लेती हूँ। ये क्या बात है, हमने तो कहा था मनु खुद बैठी हुई है इस एज में, वो ये तो हो सकता। हाँ, और मन्नू की जगह शूट पे उतर जाए तो पता नहीं चलेगा पेरिस में उनको कि मन्नू वो आई कार्ड। आपको मेरा तो एक दिन मैं शूटिंग कर रहा था, मैडम पीछे से वीडियो बना रही थी। ये अलग बात है कि हमने शूटिंग बोर्ड टांग दी है, वो मैडम ने आदेश दिया अभी कल से शूटिंग नहीं होगी, तो वो पता है ना? वो अभी मीडिया के सामने ना कहलवा तो अच्छा है, मैं बाद में बताऊंगी इसको स्टॉप करके। फिर सर हमारा ना ये भी समय आया है कि जब मैं मनु के साथ रही ना, हम रोडवेज बस में जाते थे, जैसे इनके पापा नहीं होते थे तो मैं बोलती थी गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे ना, बहुत रिस्की रोड था, दादरी से भिवानी और दादरी से मेरा जो ससुराल है जहाँ स्कूल है वहाँ पे, तो हम रोडवेज में आते थे, रोडवेज में जाते थे। हम खड़े होकर, हमें कभी सीट मिलती नहीं थी, तो मुझे जैसे तैसे करके ना मैं कोशिश करती थी कि यार मैं तो वहाँ जाके चेयर पे बैठ भी जाऊंगी, बेटी को अभी भी खड़े होके जाना है, फिर आते वक्त भी खड़े होके आएगी, तो यार कैसे काम चलेगा। मुझे कुछ भी करके अपनी बेटी को किसी से भाई थोड़ी जगह दे दो, बच्ची बैठ जाए करके, नहीं तो फिर पेलिकन पे जगह बना के बैठ जाती थी। तो ये ज़्यादा मनु को इतना था कि घर पे नहीं रहना, मुझे तो कहीं ना कहीं शूटिंग करनी करके फिर जैसे मैं मनु से जुड़ी ना, फिर मैं मनु की ही होके रहेगी। फिर मैं, क्योंकि मैं एक ही जगह काम कर सकती हूँ, मैं स्कूल को भी नहीं देख सकती, मनु को देखती, बीच में फिर मेरी नैया डगमगा जाएगी, उधर से वो बच्चे भी परेशान, इधर से मनु भी परेशान। फिर मैंने निर्णय लिया कि अभी बस स्कूल को मैंने 15 साल दे दिए हैं, अब मेरे बाकी के जो साल है वो मेरे दोनों बच्चों के लिए जाएंगे। बच्चों ने भी ये कहा था, मम्मी मुझसे पहले कोई पूछता था ना कि आपके पास कितने बच्चे, बोलती थी 1000 बच्चे, तो सुनने वाले यकीन होते थे 1000 बच्चे आपके। जिन बच्चों से मैं जुड़ी हुई थी ना, 1000 बच्चे मेरे, मतलब क्योंकि मैं उन बच्चों से जुड़ी हुई थी तो कभी भी ये नहीं निकला था कि मेरे 2 बच्चे हैं, 1000 ही निकलता था एकदम मन से। तो फिर हम लोग जैसे दादरी ये नहीं होते थे ट्रायल, तो हमारे एक ड्राइवर, स्कूल का ड्राइवर जो हमारी बस चलाते थे, उनको हम लेके आते थे। सुबह हम 3 बजे मैं ब्रेकफास्ट बनाती, लंच का टिफिन तैयार करके आती, हम 3 बजे हमारे चरखी दादरी से निकल के भिवानी आते थे, रास्ते में सोते थे हम। यहाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये 3-4 किया हमने। कई बार ऐसा होता था कि सुबह 7:30 बजे 8 बजे ट्रायल है या मैच शुरू होता है या उसके पीटी है, तो यहाँ पे आने के लिए वहाँ से 4 घंटे ड्राइव होना होता था, और फिर यहाँ पे 1 घंटा पहले भी आना पड़ेगा क्योंकि आपको थोड़ी ड्राइव प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसके बाद जब मैंने मनु की मेहनत को मैंने नजदीक से देखा ना, फिर मैंने कहा भाई मैं अपना ये कीमती अपनी बेटी को दूंगी, वो चीजें है ना, बड़ा बस फिर मुश्किल मैं होता मनु था इसके लिए। मनु की ही बन के रहेगी। आप सुबह उनके लिए खाना भी बनाओ, उनके साथ भी चलो, उनका ड्राइविंग भी करो। हालांकि मैडम ड्राइविंग नहीं करती हैं, लेकिन मान लिया गाड़ी मैं चला रहा हूँ या ड्राइवर को बुलाया, एक जिम्मेवारी तो होगी, आपको गाड़ी भी तैयार हो, ये भी हो, आपको जाना है, और मतलब आप वो कब तक मैच रहेगा, फिर जाओ, फिर उसका खाना बीच में सोचो, क्योंकि वो तो खेलने लगी, अब उसका खाना तो आप टिफिन लेके आ गए हो, वो ठंडा हो गया, अब वो मज़ा नहीं आएगा ठंडे खाने में। फिर उसको बीच में कहीं पे पानी पिलाना है या जूस पिलाना है या किसी होटल में या खाना जाना है, तो पापा नहीं है तो और मुश्किल अकेली लेडीज़ को। और फिर वो ये भी हो जाता है ना, आप सोचो कि बोला जी वो चरखी दादरी से आए हैं, रास्ते में रेस्टोरेंट भी, अब हाईवे पे तो रेस्टोरेंट दिखेंगे नहीं,
नहीं, हम बाहर का खाती भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाती, मैं कहीं पे भी जाती हूँ Sacrifice ना, होता मेरा है ना, टिफिन वो रहता है मेरे जो साथ। खिलाड़ी करता है ना, उससे कहीं ज्यादा पेरेंट्स को करना पड़ता है, और हमारे मामले में मैडम ही हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि मनु इस वक्त फ्रांस में है और हम सबके उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जी जान लगाकर मेहनत भी कर रही है। पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस आप लगातार सुन रहे हैं, कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस पेरेंट्स ने किए हैं, और हम सब सिर्फ बैठकर उम्मीदें करते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, चाहे परफॉर्मेंस कैसा भी हो, हमें मन्नू को बैक करना है, अपने प्लेयर को बैक करना है, और उम्मीदें जितनी हमारी हैं उससे ज्यादा उम्मीदें प्लेयर लेके मैदान पर उतरता है, और इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमें उन्हें किसी भी हालत में बैक करना है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि मन्नू फ्रांस में है, जैसा मैंने कहा, कोई फेवरेट, कोई रोल मॉडल मन्नू का, कोई ऐसा शूटर है जिसको आपको मालूम है कि मन्नू का ये फेवरेट शूटर है इस तरीके से? मनु कहती है कि मनु किसी को कॉपी नहीं बनना चाहती। मनु कहती है आई एम माई सेल्फ, आई एम मनु। नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ना उस नहीं, जर्सी के लिए उसने जरूर ये था कि आज नहीं तो कल में इंडिया खेलना है। मनु ने स्पेसियों के साथ फोटो शूट किया है, जब मनु ने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा उनका जीतू राय। नाम। हाँ, जीतू राय के साथ में लीजेंड है, बहुत पहले था वो, इंडिया की जर्सी में था। तो मनु ने आपको मैं एक सबसे वाक्य पहले- बताता हूँ। मैं, मनु और मैं साथ में आए हुए थे, तो किसी ने बताया ये जीतू राय है, तो मैं कहा जीतू राय कौन है, क्योंकि मुझे भी इतना शूटिंग का पता नहीं था और मैं बहुत कम आता था मनु के साथ ना, तो मैंने फटाक से उसमें देखा जीतू राय, तो पता चला अरे इतना बड़ा खिलाड़ी है और इतना सिंपल सा है। फिर मैं सोचा चलो आज मैं जीतू राय से, मैं बोला मनु चलो एक जीतू राय से फोटो खिंचाते हैं। तो क्योंकि नॉर्मली इसमें देखते हैं कि बहुत ये टीवी वगैरह में पता चलता है, क्रिकेटर में जितना बहुत ज़्यादा वो दिखता नहीं कि नहीं ईगो, नहीं ऐसा वाला ना, उसके 4-6 गोले, वो बेचारा, मैं कहा यार इतना बड़ा लीजेंड है और ये सिंपल से आ रहा है। मैंने पूछा भाई एक जीतू राय जी एक फ़ोटो खींचा ले, बेटी खींचा रही, तो ये वहाँ की बात है 2016 में पुणे की बेलावाड़ी में। तो बोला हाँ जी खींचो, तो फोटो खींचा हमने, वो इंडिया की जर्सी में था। और उसके बाद में मनु ने उसका पढ़ा, तो मनु बोले अच्छा पापा। और उसी दिन हमने हिना सिद्धू देखी थी, फोटो खिंचा के वापस आए थे, तो काफ़ी भीड़ हो गई थी तब मनु कह रही थी कि, और लोग बोलने लगे कि वो हिना सिद्धू है, तो मैं कहा बेटा अभी तो निकल चुकी है, और कभी हिना सिद्धू से भी फोटो खिंचाएंगे। तो मनु ने एक बात कही थी, बोलता है पापा अभी तो हम ना मैच खेलेंगे तो हिना सिद्धू की शादी खिंचाएंगे। क्या बात है। और हम सब भी मन्नू के साथ फोटो खिंचाने का वेट कर रहे हैं, और ये सारे सैक्रिफाइसेस हमें पूरी उम्मीद है कि वो रंग लाएंगे और गोल्ड में, मेडल में तब्दील होगा। थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत बहुत मजा आया आप लोगों से, इतनी सारी बातें पता पड़ी, और सबसे बड़ी जो बात पता पड़ी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो सैक्रिफाइसेस पेरेंट्स ने किए हैं वो प्लेयर्स से भी ज्यादा है। तो हमें उम्मीद है कि आपके वो सैक्रिफाइसेस रंग लाए और हमारी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरी उतरे मन्नू, और हमारी सारी जो बेस्ट विशेस हैं मन्नू के साथ हैं। और थैंक यू सो मच। और इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ समीप राजगुरु, फरीदाबाद, इंडिया टीवी।